सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम, यानी कि लाइकोपोडियम जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रूट के बारे में। पहले हम रूट को समझेंगे, फिर हम शूट को समझेंगे और फिर हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन जो है सेक्शन में आएंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिससे हम समझ सकें कि किस प्रकार से हम उनको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक साथ तीनों वीडियो अगर आपको मतलब तीनों चैप्टर एक साथ बता दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे मिक्स हो जाएगा। इसलिए हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा रूट से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे रूट की। ठीक है, तो चलिए आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम रूट का टीएस काटें, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, और ट्रांसवर्स सेक्शन को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ये रूट है, तो इस रूट को हम इस तरीके से काटें तो इसे कहा जाता है टीएस। ठीक है, इसी तरह से होता है कि वीएस जिसमें होता है वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब अलग अलग होते हैं। टीएस होता है, वीएस होता है, ठीक है, एल एस होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको बोला जाता है वर्टिकल सेक्शन और इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पर जो काट रहे हैं वो है रूट का टीएस। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें जब हम इसको काटते हैं तो इसके हमें तीन भाग दिखाई देते हैं। तीन भागों में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? सबसे पहले हमें एपिडर्मिस, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो अलग होती है और बिल्कुल ऊपर की तरफ में पाई जाती है। सबसे ऊपर वाली जो एक परतीय संरचना होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है कोर्टेक्स का। कोर्टेक्स जो होता है वो एपिडर्मिस के बाद से लेकर, मतलब एपिडर्मिस वाली जो लाइन है, एक कोशिका, जो आप एक कोशिकाओं की जो लेयर देख रहे हैं उसके बाद से जो ब्लैक कलर की है वहां से लेकर नीचे तक, अंदर तक का जो पोर्शन है वो कहलाता है कोर्टेक्स। ठीक है, और तीसरे नंबर का पार्ट होता है इसका स्टील। स्टील जो होता है, कोर्टेक्स खत्म होने के बाद में स्टील जो है वो शुरू हो जाता है, तो स्टील ये होता है। ठीक है, स्टील के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टील में क्या क्या चीज़ें हमें पाई जाती है। ठीक है, तो तीन भाग हो गए इसके, एक हो गया एपिडर्मिस, एक हो गया कोर्टेक्स और तीसरा हो गया स्टील। ठीक है, तो ये सभी में ऐसा ही होगा। तने का जब हम काटेंगे तब भी उसमें भी हमें एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जितने भी प्रकार के प्लांट है, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, ये तीन भाग ही, सभी में तीन भाग पाए जाते हैं। तो ये तीन तो हमें याद रहने ही चाहिए कि जब भी हम रूट का टीएस काटेंगे तीन भाग दिखाई देंगे भाई, कौन से? एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील। ठीक है, अब इनको हमें डिफाइन करना है किसमें किस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो होती है वो एक परतीय संरचना होती है, मतलब सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये जो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये एक सिंगल लेयर से बनी हुई है। मतलब आप देखो इसको, एक एक कोशिकाएं इसके अंदर इस तरह से जमी हुई है, इसलिए ये एक परतीय संरचना है। इसके नीचे का जो भाग है, इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये बहुपर्तीय संरचना है और ये होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, कभी कभी इसको हाइपोडर्मिस बोला जाएगा, कभी कभी इसको आउटर कोर्टेक्स बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब किसका भाग होता है? कोर्टेक्स का भाग होता है, यानी कि एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ही होगी। ठीक है, और ज़्यादातर ये पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी होती है। जो पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है उनसे ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये भी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, इसमें एपिकल भाग में, एपिकल भाग कौन सा भाग होता है? जो शीर्ष भाग होता है, जैसे ये मूल है तो इस मूल का ये वाला भाग जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन है। ठीक है, इस भाग में एक कोशिकीय रोम का निर्माण, कुछ कोशिकाएं होती है जो एक कोशिकीय रोम का निर्माण करती है, यानी कि जो एपिकल भाग होता है इस भाग में यहाँ पर एक कोशिकीय रोम इस तरह से निकले होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय रोम निकले होते हैं, मतलब जो रोम होंगे वो एक कोशिका के ही बने होंगे। जैसे कि ये मूल है और इस मूल से अगर कोई रोम निकल रहा है तो वो एक सिंगल सेल होगा, वो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें कोशिका कह रहेगी एक ही, बहुकोशिकीय नहीं होगा। बहुकोशिकीय में क्या होगा, यहाँ पर पट्ट बन जाएंगे। तो सिंगल जो है एक कोशिकीय रोम ही यहाँ पर निर्मित होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ निर्मित होते हैं? एपिकल पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर एपिकल पार्ट में कुछ कोशिकाएं होती है जो एक कोशिकीय रोम का निर्माण करती है। एक बार आरपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोशिकीय रोम निम्न में से किसमें मिलते हैं?
तो ये मिलते हैं किसके अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर। ठीक है, ये मुझे ध्यान है बहुत कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिलता है किसके अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर, एक कोशिकीय रोम। ठीक है, अब देखो आप, ये मूल रोम जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब आप यहाँ देखोगे तो सारे मूल रोम जो है वो दो दो की संख्या में है। तो हम कहते हैं कि जो रूट के जो हेयर है ये सब किसमें निर्मित होते हैं, जोड़े के रूप में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोड़े के रूप में जो रोम है वो कहाँ मिलते हैं, हमें किस प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो लाइकोपोडियम के अंदर जो रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं, ये लाइकोपोडियम के अंदर। ठीक, समझ में आई बात। लेकिन जो कोर्टिकल रूट होती है, कोर्टिकल रूट किसको बोलते हैं हम, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोर्टिकल रूट हम उसको बोलते हैं जो कोर्टेक्स से निकलती है। ठीक है ना, जो कोर्टेक्स का पार्ट होती है, ये तो कहाँ से निकल रहे हैं, एपिकल पार्ट से निकल रहे हैं, एपिडर्मिस से ही रोम बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो मूल रोम है या जो मूल रोम है वो मूल रोम अगर तने, जैसे ये तो मूल है, इस मूल के ऊपर रोम पाए जा रहे हैं, लेकिन जो तना है उस तने पे, तने से अगर उस तने का जो पेरिसाइकल है या एंडोडर्मिस है उससे अगर कोई मूल निकल रही है, तो वो मूल किससे निकल होकर आ रही है, वो कोर्टेक्स से होकर आ रही है। किसके कोर्टेक्स से, तने के कोर्टेक्स से। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तने के कोर्टेक्स से आ रही है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तना है, इस तने से यहाँ पर एक मूल निकल गई, ये तो निकल गई डायरेक्ट। ठीक है, अब ये तो हमेशा खत्म हो जाएगी, बाद में जाके नष्ट हो जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद में कुछ अपस्थानिक मूल्य निकलेंगी जो हमें हमारे पास में जीवित रहेंगे। लेकिन इस तने के बीच से, इस तने का जो पार्ट होता है पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस, उससे भी कुछ मूल निकलती है, कुछ रूट्स निकलती है। और वो जो रूट निकलती है वो कोर्टेक्स से होते हुए निकलती है, तने के कोर्टेक्स से। ठीक है, एक कोर्टेक्स तो मूल के पास है और दूसरा कोर्टेक्स जो होगा तने के पास भी होगा। तो तने के कोर्टेक्स से निकलने वाली जो रूट होगी उसे कहेंगे हम कोर्टिकल रूट। कौन सी रूट बोलेंगे उसको, कोर्टिकल रूट। ठीक है, कौन सी रूट बोलेंगे भाई, कोर्टिकल रूट। ठीक है, तो ये कहलाएगी कोर्टिकल रूट। समझ में आया। अब ये जो कोर्टिकल रूट है, इस कोर्टिकल रूट में, इस कोर्टिकल रूट में जो एपिडर्मिस होती है वो अलग प्रकार की होती है, भिन्न प्रकार की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मूल रोम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मूल रोम यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो तने से निकलने वाली जो मूल होती है, तने से निकलने वाली, एक तो मूल जो पहले निकलेगी, शुरुआती तौर पर जो मूल निकलेगी, उनका जो गुच्छा निकलेगा वो अलग मूल होगी, उनके अंदर तो पाए जाएंगे मूल रोम। और जो मूल रोम होंगे वो जोड़े में होंगे। लेकिन जो कोर्टिकल रूट है, जो तने से तने के पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस से जो बन रही है, जिसे हम कोर्टिकल रूट बोल रहे हैं, उस कोर्टिकल रूट की जो एपिडर्मिस होती है वो अलग प्रकार की होती है, वो ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल रोम भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मूल रोम नहीं बनते। ठीक है, जब मूल रोम नहीं बनते तो इनके स्थान पर यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस उपस्थित होते हैं। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है कुछ गोलाकार या स्पेसिफिक संरचनाएं जो आवाज देगी मूल रोम का, लेकिन वो मूल रोम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मूल रोम के स्थान पर क्या होता है, प्रोट्यूबरेंस उपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोट्यूबरेंस किस में पाए जाते हैं, तो वो कोर्टिकल रूट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, रूट हेयर की जगह यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, प्रोट्यूबरेंस पाए जाते हैं। यहाँ पर रूट हेयर अनुपस्थित होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। तो ये हुई बात एपिडर्मिस की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। दूसरा भाग आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग। ठीक है, देखिए कोर्टेक्स जो होता है, ये जो भी कोर्टेक्स होगा, कोई सा भी कोर्टेक्स हो, ज़्यादातर अधिकांशतः, ठीक है, बल्कि 99% ये, बल्कि 100% ही मान लो इसको, कभी कभी एक्सेप्शन हो सकते हैं, पेरेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो कोर्टेक्स होता है वो पेरेनकाइमा कोशिकाओं से ही बना होता है। ठीक है, कोर्टेक्स के बाहर की कुछ परतों की कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली हो जाती है, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी कोशिकाएं, जो बाहर की तरफ की कोशिकाएं होती है, वो मोटी भित्ति युक्त हो जाती है। ठीक है, और ये मोटी भित्ति भित्ति युक्त होकर यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसकी वजह से कुछ कोशिकाएं तो मोटी भित्ति युक्त है और कुछ कोशिकाएं कैसी हैं, पतली भित्ति युक्त। जो अंदर की कोशिकाएं देख रहे हैं व्हाइट कलर में, वो पतली भित्ति युक्त है। इस वजह से ये जो कोर्टेक्स पार्ट है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसलिए हम इसको, जो बाहर की तरफ जो मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं उनको तो कहते हैं हम आउटर कोर्टेक्स या हाइपोडर्मिस। ठीक है, या तो आप हाइपोडर्मिस कह दिए। हमेशा ये ध्यान रखना है, हाइपोडर्मिस जो होगी वो बहुपर्तीय संरचना होगी,
या दो से ज़्यादा, या तो दो परतें होंगी उसके अंदर, या तीन परतें होंगी, या ज़्यादा परतें होंगी। 7, 10, 14 तक परतें यहाँ पर मिल सकती हैं। यानी कि जो लाइंस दिख रहे हैं सेल की, ये 7 से लेकर 14 तक लाइन हो सकती है। ठीक है। अब एक चीज़ ये बात है कि जब ये कठोर हो गई, इनकी भित्ति मोटी हो गई, तो भित्ति मोटी किसकी वजह से हुई? हमने पढ़ा है कि जो स्थूलन होता है, ठीक है, स्थूलन जो होता है वो स्थूलन किसकी वजह से होता है? लिग्निन की वजह से होता है, और उसकी वजह से भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, जब भित्ति मोटी हो जाती है और उसके ऊपर लिग्निन का स्थूलन हो जाती है, तो वो जो टिश्यू होता है वो पेरेन्काइमा से किस में बदल जाता है? स्क्लेरेन्काइमा में बदल जाता है। ठीक है। पहले तो हमने बात की कि पेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन अब ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि पहले तो पेरेन्काइमा था, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता चला गया तो जड़ भी जो बड़ी होगी, तो जब जड़ बड़ी होगी तो उसकी आगे की कोशिकाएं, मतलब बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं, जो जिसे हम आउटर कोर्टेक्स कहते हैं, उस आउटर कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं क्या होंगी? दृढ़ ऊतक में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकी स्क्लेरेन कायमा में बदल जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्क्लेरेन कायमा में कोशिकाएं बदलेंगी, इन कोशिकाओं को हम हाइपोडर्मिस सेल कहेंगे या फिर आउटर कोर्टेक्स कहेंगे। तो आउटर कोर्टेक्स या हाइपोडर्मिस जो होता है, यह स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं का बना होता है। स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं का क्यों बना है, समझ में आ गया? पहले तो ये कैसा था? पेरेन्काइमा कोशिकाओं का था। बाद में इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मोटी भित्ति युक्त हो गई, और मोटी भित्ति युक्त होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई? स्क्लेरेन्काइमा में। मोटी भित्ति युक्त क्यों हुई? क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन का निक्षेपण हो गया। लिग्निन, ठीक है, लिग्निन का जमाव हो गया इसकी सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का जमाव होने से वो क्या हो जाती है? स्थूलित हो जाती है, थिकनेस आ जाती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं थिकनिंग। ठीक है, सेल वॉल की थिकनिंग। उस थिकनिंग की वजह से ये कठोर हो जाती है और यांत्रिक सहारा देने वाली हो जाती है, और ये कोशिकाएं ज़्यादातर मृत होती है, यानी कि डेड सेल होती है यहाँ पर। ठीक है। जबकि इनर कोर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है उनका बना होता है। पेरेन का जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला जो भाग है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। इसमें अंतर कोशिकीय वायु स्थान नहीं पाए जाते, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कोशिकाएं होती है ये बिल्कुल पास पास सटी हुई होती है, इनमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं होता। तो ये बिल्कुल आसपास सटी हुई कोशिकाएं होती है, पास पास सटी हुई कोशिकाएं हैं, इसलिए इनके अंदर किसी भी प्रकार का अंतर कोशिकीय वायु स्थान नहीं पाया जाता, पास पास सटी हुई होती है। ठीक है। इसके बाद में इसी के साथ कोर्टेक्स के साथ ही जुड़ा होता है एक और भाग, जिसे आप देख रहे हो, बिल्कुल बारीक सी संरचना देख रहे हो कोशिकाओं की, वो कहलाता है एंडोडर्मिस। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये है एंडोडर्मिस। क्या है ये? एंडोडर्मिस। ठीक है, ये है एंडोडर्मिस वाला पोर्शन। तो ये जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस भी एक कोशिकीय लेयर होती है, हमेशा एक कोशिकीय, एक स्तरीय लेयर होती है। ठीक है। और ये ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, अधिकांश में ये ढोलकाकार या आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। और ये जो ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, कभी कभी इनके ऊपर क्या होता है, वही स्क्लेरेन कायमा जैसी कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि स्थूलन पाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है कैस्पीरियन पट्टियां। तो हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पाई जाती है? तो कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है एंडोडर्मिस में। ठीक है। एंडोडर्मिस की जो कुछ कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो स्थूलित हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर भी लिग्निन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो कठोर हो जाती है। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती है उनके ऊपर जो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में सेल है, यहाँ पर ये कोशिकाएं ढोलकाकार कोशिका मान लेते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है, तो इस पर ऐसे स्ट्रिप्स बन जाते हैं। ठीक है। इनको कहा जाता है, ये जो स्ट्रिप्स बन जाते हैं इस तरह की कोशिकाएं। ठीक है। कोशिकाओं के जो ढोलकाकार कोशिकाएं उनके ऊपर ऐसे लिग्निन जमने की वजह से यहाँ पर इसे लाइनें बन जाती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एंडोडर्मिस होती है वो एक स्तरीय कोशिका है, ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है। और जो ये अगर ये लाइन बन जाए तो इसको कहा जाता है कैस्पीरियन कैस्पीरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पीरियन पट्टियाँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन पट्टियाँ। तो ध्यान रखना है ये बात हमें, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन पट्टियाँ किसे कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो ये होगी कोर्टेक्स वाली बात। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्टील। स्टील क्या होता है? देखो, स्टील अभी हमने देखा, एक तो हो गई हमारी एपिडर्मिस, समझ में आई एपिडर्मिस की बात, एपिडर्मिस में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर हमने बात की कोर्टेक्स की, तो कोर्टेक्स को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक आउटर कोर्टेक्स
और एक इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आउटर कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरन कायमा का है और जो इनर कॉर्टेक्स है वो पेरिन कायमा से बना है। इसके बाद में इसी के साथ जुड़ी हुई है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद में आता है स्टील वाला भाग। एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बातें क्या क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी बड़ा इसके अंदर ले रखा है। ठीक है, चलिए, तो मूल का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें जो स्टील पाया जाता है ये प्रोटो स्टील प्रकार का होता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब हमने स्टील पढ़ा था तो हमने कहा था कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें शुरुआती जो पौधे होते हैं उनके अंदर प्रोटो स्टील ही पाया जाता है। ठीक है, बाद में वो अलग अलग प्रकार के सोलेनो स्टील, साइफोनो स्टील इनमें कन्वर्ट होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको कोई सा भी आए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें देखना है ये देखना है कि इसमें कौन सा स्टील है। तो आपको हमेशा यही लिखना है कि इसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के उनके सभी में शुरुआती तौर पर प्रोटो स्टील ही वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटो स्टील होता है ये प्रोटो स्टील एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है पेरीसाइकिल। उस पेरीसाइकिल से आवृत रहता है, मतलब उससे बाउंडेड होता है। ठीक है, तो यह एक स्तरीय परिरंभ से आवृत रहता है। परिरंभ को बोलते हैं हम पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं भाई, पेरीसाइकिल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। सॉरी, ये सही से नहीं लिख पा रहा है, मैं दूसरा चेंज करता हूँ। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल। तो इस परिरंभ को बोलेंगे हम पेरीसाइकिल। तो ये पेरीसाइकिल से क्या रहता है, आवृत रहता है। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई देगी एक और स्ट्रक्चर उसे कहेंगे हम पेरीसाइकिल। ठीक है, अब इस पेरीसाइकिल के अंदर, पेरीसाइकिल के अंदर जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, प्रोटो स्टील है। ठीक है, अब जो तरुण पादप होते हैं, मतलब जो हरे पादप होते हैं, उन हरे पादपों में मोनेर्क तथा परिपक्व पादप में डायर्क और ट्रायर्क प्रकार का होता है। अब ये मोनेर्क, डायर्क और ट्रायर्क क्या होते हैं। ठीक है, मोनेर्क, मोनेर्क को हम बोलते हैं जिसमें एक ही जो है आपका प्रोटोजाइलम हो, सिंगल प्रोटोजाइलम। डायर्क जो होता है उसमें दो प्रोटोजाइलम हो। ठीक है, और ट्रायर्क का मतलब है तीन प्रोटोजाइलम हो। ध्यान से समझना है, एक तो होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, मतलब जाइलम भी दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम, और दूसरा होता है हमारे पास में मेटाजाइलम। ठीक है, एक प्रोटोजाइलम हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेटाजाइलम हो गया। अब ये जो प्रोटोजाइलम है, ध्यान से समझो, प्रोटोजाइलम जो होता है जो पहले बनता है उसे बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, और जो बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। जो शुरुआत में बनता है उसे तो हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसे बोलेंगे मेटाजाइलम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो जाइलम है, जैसे ये जाइलम है और ये मेटाजाइलम है मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या है ये, मेटाजाइलम। और इस मेटाजाइलम में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, क्योंकि ये पहले बना था प्रोटोजाइलम। अगर ये सिंगल है तो इसे बोलेंगे मोनेर्क, और अगर ये डबल है जैसे यहाँ पर भी है तो इसे बोलेंगे डायर्क, और अगर ये तीन जगह पर है तो इसे बोलेंगे ट्रायर्क। ठीक है, जैसे दो भुजाएं हैं तो दो भुजाओं पर डायर्क, जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ दो भुजाएं हैं तो इसके ऊपर डायर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायर्क है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो डायर्क स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर ये तीन भुजाओं पर है तो इसको हम ट्राई आर्क बोलते हैं। या आप यूँ कहो कि ये स्टील है और इस स्टील में यहाँ पर प्रोटोजाइलम है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम है, तो इसको बोलेंगे डायर्क। अगर मान लो ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम है, तो इसको बोलेंगे मोनेर्क। ठीक है, समझ में आई बारी बात। तो अगर तीन स्तर है तो ट्राइर्क बोलेंगे। ठीक है, सामान्यतया जितने भी पौधे होते हैं ये लाइकोपोडियम वाले, ज़्यादातर में क्या होता है, डायर्क, डायर्क के दो समूह पाए जाते हैं। ठीक है, डायर्क के यहाँ पर कितने समूह पाए जाते हैं, दो समूह पाए जाते हैं, दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाइलम होता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो लाइकोपोडियम होता है उसमें जाइलम किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो जाइलम होता है वो सी या यू शेप्ड होता है। कौन सा होता है, सी या यू शेप्ड, या तो वो सी शेप होता है या फिर यू शेप होता है। ठीक है, जिसके बीच में हमेशा फ्लोएम स्थित होता है। क्या स्थित होता है, फ्लोएम। देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है फ्लोएम का। ठीक है,
और ये वाला जो भाग देख रहे हैं हम, ये वाला भाग है यहाँ पर मेटाजाइलम का, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है प्रोटोजाइलम का। तो ये मेटाजाइलम है, समझ में आ गई, ये मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है, और ये फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम। ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से ये किस आकार का दिखाई दे रहा है हमें? ये दिखाई दे रहा है सी या यू आकार का, या तो आप इसको सी बोल दो या आप इसको यू बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो जाइलम होता है वो सी या यू शेप का हमें मिलता है, और इनके बीच में क्या उपस्थित होता है? फ्लोएम उपस्थित होता है। अब इनकी जो खुली जगह होती है, इनकी खुली जगह स्तंभ से दूर होती है। मतलब ये ध्यान रखना है हमें कि जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि इस जगह पर ये स्टेम है और यहाँ से रूट निकल रही है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये स्टेम है और इस स्टेम से यहाँ से रूट निकल रही है, ठीक है। तो इसका जो सी पोर्शन होगा, इसका जो सी पोर्शन होगा, अब मैं इस रूट को यहाँ पर इस तरीका कर देता हूँ, ये स्टेम के पास में, तो यहाँ जो सी पोर्शन होगा इस जाइलम का, यहाँ नहीं होगा। वो जो सी पोर्शन होगा वो इस जगह पर होगा, काफी दूर स्थित होगा, ठीक है ना। इसका जो सी पोर्शन, जो खुला हुआ सिरा है, वो दूर की तरफ में होगा। तो इसकी जो खुली जगह होती है वो स्तंभ से कैसी होती है? दूर होती है। प्रोटोजाइलम सी या यू के सिरों पर उपस्थित होता है। अभी देखा हमने कि जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तथा शेष भाग जो होता है वो मेटाजाइलम से बना होता है। तो इसका जो शेष भाग होता है वो मेटाजाइलम से बना हुआ है, और उसके जो सिरे हैं उनके ऊपर है प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था हमारा रूट का टीएस। अब देखो दोबारा से मैं एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ टीएस को। टीएस में हमने देखा कि टीएस के अंदर हमें तीन भाग दिखाई देते हैं, और जो तीन भाग दिखाई देते हैं रूट के अंदर वो होते हैं एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है उसे कहा कहते हैं हम एपिडर्मिस, और वो पतली परतीय एक परतीय संरचना होती है और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से ही बनी होती है, ठीक है। और इसका जो एपिकल सिरा होता है, मतलब शीर्ष भाग जो होता है रूट का, उसके एपिकल सिरे से मूल रोम का निर्माण होता है। लेकिन जो कोर्टिकल रूट होती है, जो तने से विकसित होने वाली रूट होती हैं, अंदर तने से जो पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस से जो निकलती है रूट्स, उनके अंदर मूल रोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मूल रोम जो होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पर जो मूल रोम होते हैं किसके रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में। तो ये तो हुई हमारी एपिडर्मिस की बात। दूसरी बात करी हमने कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स को हमने कहा कि ये सारा पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन जो बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो दृढ़ हो जाती है और यांत्रिक सहारा देने वाली हो जाती है, इसलिए वो पोर्शन हो जाता है किसका? स्क्लेरेन कायमा का। वो पोर्शन किससे बन जाता है? स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं से बन जाता है, ठीक है। जबकि जो इनर पोर्शन होता है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का ही बना होता है, ठीक है, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। इसके नीचे का जो स्तर होता है वो कहलाता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस जो होता है वो भी ढोलकाकार कोशिकाओं का और एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है। ये हुई हमारी कोर्टेक्स वाली बात, ठीक है। उसके बाद हमने बात की स्टील की। तो स्टील सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और स्टील से ही हम जो है सारे पौधों को डिफाइन करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर मिलता है हमें प्रोटोस्टील, और जो प्रोटोस्टील होता है वो परिरंभ द्वारा, यानी कि जो पेरीसाइकिल होता है उसके द्वारा ढका रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टील होता है वो मोनेर्क मिल सकता है, डायर्क मिल सकता है और ट्रायर्क मिल सकता है। मतलब एक सिंगल प्रोटोजाइलम है तो मोनेर्क, दो प्रोटोजाइलम है तो डायर्क, जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें, और तीन प्रोटोजाइलम है तो ट्रायर्क हो, ठीक है। डायर्क के दो समूह जहां पर उपस्थित होते हैं उसे जो प्रोटोजाइलम होता है उसके दो समूह अगर उपस्थित हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है डायर्क। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डायग्राम में वो हमें डायर्क दिखाई दे रहा है। तो ये डायर्क प्रकार का जाइलम यहाँ पर होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सी या यू शेप का होता है। कैसा होता है? सी या यू शेप का होता है, और इसके बीच में फ्लोएम भरा होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ये। और जो प्रोटोजाइलम होता है वो सी या यू के सिरे पर होता है, मतलब ये जो यू बना हुआ है इस यू का जो सिरा होगा उस पर होगा, या सी का जो सिरा है उसके ऊपर होगा। बाकी सारा भाग किसका होता है? मेटाजाइलम का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जो लाइकोपोडियम का हमने रूट पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।